दोस्तों, एनवीएन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत ने G20 की कमान ब्राजील को सौंप दी है और मोदी जी अब इसके प्रमुख नहीं हैं। G21 का खुमार आहिस्ता-आहिस्ता उतर रहा है, लेकिन इस बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ जो हमारी कल्पना से परे था। अमेरिकी अध्यक्ष जो बाइडेन को अपने मन की बात कहने के लिए वियतनाम जाना पड़ा। भारत में उन्हें इसका अवसर नहीं मिला। इन प्रश्नों पर आज हम श्री सत्यप्रकाश त्रिपाठी साहब और श्री प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब से बातचीत करेंगे। आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। त्रिपाठी साहब, ये बताइए कि ये खबर भी आई कि जो पत्रकार प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ आए थे और उनकी जो द्विपक्षीय बातचीत है उसको कवर करना चाहते थे, उन्हें उससे रोक दिया गया और उनको एक वैन में बंद कर दिया गया। तो क्या इस तरह का व्यवहार कभी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के साथ भारत में या भारत के बाहर कहीं हुआ है? इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? मेरा इसमें ये मानना है कि जो मीडिया है, मीडिया का जो क्षेत्र है, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं हुई और उनसे सवाल जरूर खबरें आई कि जो है पहले से कोशिश था, अमेरिकन एम्बेसी बहुत कोशिश कर रही थी कि जो है उनसे उनके सवाल लिए जाएं जो विदेश के अमेरिका से जो उनके साथ आ रहे हैं। लेकिन जब किसी भी राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो फिर इसमें उसको इशू नहीं बनाया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोदी जो है, मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि हम मोदी का विरोध कर सकते हैं, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का विरोध कर सकते हैं हम जो है, लेकिन उनके जो कार्यशैली है उस पर जो है, उनकी कार्यशैली उनके तरह से है, उसको सोचना है, उसकी आलोचना भी हो रही है, हम लोग भी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन मुझे अब लगता है कि मोदी को जो है पत्रकारों की जरूरत नहीं है। जैसे उनको मुसलमानों को उनको वोट की जरूरत नहीं है, उसी तरह से पत्रकारों की भी जरूरत नहीं है। तो अब है, उनकी मर्जी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। मैं गुप्ता साहब के पास आता हूँ। गुप्ता जी, क्या पत्रकार कोई इस्तेमाल की चीज है कि अगर उसकी जरूरत है तो जैसे कोई टिश्यू पेपर हो गया कि उसकी जरूरत है तो उसको इस्तेमाल कर लिया और उसकी जरूरत नहीं है तो उसको फेंक दिया या उसको भूल गए। आप जो है वो प्रेस काउंसिल के जो है वो सदस्य हैं और बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। तो ये जो कुछ भी पत्रकारों के साथ हो रहा है, इस पर आपने क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? उठाए हैं आप लोगों ने, अब लकीर पीटने वाली बात कर रहे हैं हम लोग। इतना तो हो चुकी, जो होना था हो गया। अब उस हक के लिए हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता का और दुनिया की जनता का हक था, और वो हक आपके द्वारा, उनको जानकारियां आपके द्वारा मिलनी चाहिए थी कि आप लोग मीडिया किस तरह से देख के उन चीजों को दुनिया और हिंदुस्तान की जनता को बताता है। वो हक खत्म हो गया। जो सरकार ने चाहा, जो सरकार ने सुनाया, जो सरकार ने दिखाया, वो काम आपने किया। अब इसमें अगर आपको कोई इतराज और कुछ गुरेज है तो वो किससे है? पत्रकार को वहां जाने का अधिकार, चिट्ठियां, कार्ड वगैरह भी इन्होंने दिए। PIB ने पासिस टू द जर्नलिस्ट, उनके लिए एक जगह भी बना दी गई। बहुत बढ़िया खाना भी फराद था। कहते हैं, वहां से मुझे फोन किया किसी ने, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहां खाते रहो और बैठे रहो, बाकी कहीं जाना वाना कहीं नहीं, अंदर ही अपना वो बैठे हुए थे। मैंने और आखिर में जो निकले वहां से, जो समाप्ति के बाद निकल रहे हैं आपके द मेन होस्ट हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ बोलेंगे? उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बात खत्म हो गई। तो धन्यवाद के साथ वोट ऑफ थैंक्स मीडिया को दिया दूर से उन्होंने, जब आप जाइए बहुत हो।
तो ये जो सवाल है हम उठा रहे हैं, आप उस फ्रीडम की बात कर रहे हैं जो है नहीं, क्योंकि आपको जो ये सवाल उठाए गए थे वो प्रेस कार्ड बांटे गए, इतना खर्चा किया गया, इतना सब कुछ हुआ, तो उसका नतीजा क्या आपको मिला? जो हुआ आपने देखा, जो जो दिखाया गया कि वो आपने देखा। सवाल ये होता है क्या बताया गया? अगर आपको किसी बात पे कोई शंका थी तो क्या सवाल उठाए गए? ना सवाल उठाए गए, ना सवाल पूछे गए, ना सवाल दिखाए गए, ना सवाल बताए गए। अब आपका कर्तव्य क्या है कि आपको ड्यूटी पे नौकरी तो दे दी, लेकिन काम कुछ नहीं दिया, खड़े रहिए। पता था कि प्रेस फ्रीडम डेमोक्रेसी की जरूरत थी। हालात ये थे कि हम उन पत्रकारों से पूछ रहे हैं जिनकी नौकरी एक फोन पर लगती और छूटती है। यहाँ का एक दुनिया का सबसे बड़े ताकतवर देश का राष्ट्रपति आता है और वो ये कहे कि यहाँ से उड़ जाता है कि मैं वियतनाम में आपको बात बतलाऊंगा, मैं यहाँ मुझे बोलने का इजाजत नहीं, इन्होंने ये बता दिया कि नहीं मिल सकते हैं, और मैं चला गया वहां से जाके वो बोलता है। तो एक पत्रकार उस लड़ाई को कैसे लड़ेगा? एक ताकतवर देश का राष्ट्रपति यहाँ आता है और उससे भी नहीं बोलने दिया जाता, और इस बात की वो शिकायत अपने लोगों से बाद में जाके करता है, और उसके साथ आई हुई प्रेस भी चली गई, उन्होंने देख के चली गई कि भैया ये था यहाँ पे। अब आप क्या कहेंगे? फिर उसके बाद भी आज आप अपने अखबारों को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आप किससे शिकायत कर रहे हैं? अरे आप ही के अखबारों ने तो लिख रखा है बहुत सफल रहा, सब कुछ सब बढ़िया रहा, सब अच्छा रहा। तो पत्रकार जब अपना काम कर ही नहीं पा रहा है, अगर उसको नहीं करने दिया गया था तो अगले दिन क्या खबर थी? 10 तारीख के अखबारों में कवर नहीं करने दिया गया, सबको निकाल दिया गया, सबको भगा दिया गया, किसी को बोलने नहीं दिया जाता। ये सारी चीजें क्या? गुप्ता जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे G20 हुआ और भी कंट्री इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उसमें जो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है उसी तरह से तो हुई सर। वहां पे जो है विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको कवर हुई, सब चीजें तो कवर हुई। किसको आप कह रहे हैं कि कवर नहीं हुआ? किसको कह रहे हैं कि मीडिया जो है मीडिया के खिलाफ सारी चीजें हुई? कहाँ मीडिया के खिलाफ हुई सर? गुप्ता जी, जो चीजें इंटरनेशनल खबर, अब जब कोई कंट्री हेड जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है तो उसको कैसे अलाउ कर दिया जाए? अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका का राष्ट्रपति इसलिए अलाउ कर दिया जाए। अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कह के गया? नहीं अलाउ आप कोई चीज अगर वो कहना चाहते हैं तो 1 मिनट में ट्वीट करें ना, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, if you visit a democratic country, who will allow you to hold a press conference or not? सर एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल देखिए ना, डेमोक्रेसी को नाम लेके आप प्रोटोकॉल को अवॉइड कर देंगे। प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल बना होता है, एक आदमी के एक कंट्री का प्रोटोकॉल नहीं होता है, पूरा सारी चीजें प्रोटोकॉल मेंटेन होती है सर। अगर इंटरनेशनल आपने कोई कॉन्फ्रेंस कवर किया हो तो। गुप्ता जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या ये प्रोटोकॉल है कि 9 साल में एक प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और 2 प्रश्नों का जवाब दे? ये दुनिया का कौन सा प्रोटोकॉल है? भाई साहब, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते हैं, प्रेस को नहीं लाना चाहते हैं, तो उनके बंदूक के ट्रैगर पर उनको कहा जाए कि हमको ले चलो। मीडिया का क्या काम है? वो नहीं ले जाना चाहते तो नहीं जा रही है मीडिया, और नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते तो हम लोग नहीं जाते। काम नहीं है खबर दे, ये सरकार का काम नहीं आपको खबर दे। तो खबर तो मिल रही है ना, खबर तो दिया जा रहा है सर, जो चीजें खबर होती है सिर्फ खबर दिया जा रहा है। श्रीमान जी त्रिपाठी जी सुन लीजिए, आप ही बोल रहे हैं ना जी, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं ना? तो मैं जी बोल रहा हूँ त्रिपाठी, एसपी त्रिपाठी साहब, मैं आपको बता दूं, आपको खबर सरकार दे, इस पर अगर आप निर्भर हैं तो पत्रकारिता मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आपको पत्रकारिता स्वयं करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ खुद खोजना पड़ेगा। प्रेस नोट वाली पत्रकारिता मत कीजिए सर। वो तो ठीक है, वो करनी है करिए ना, फिर अगले दिन लिखना चाहिए था ना। वहाँ पत्रकारिता सब चीजें सब लिखी गई, आप अखबार में देखिए ना, सब चीजें अखबार में, टीवी पर डिस्कशन में सारी चीजें तो आ रही हैं।
नहीं, सारी चीजें अब आ रही है ना। मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप लकीर पीट रहे हैं हम लोग, बस हम अब लकीर, मैंने तो पहले सबसे पहला वाक्य बोला था कि वो निकल गई, अब हम लकीर को पीट रहे हैं, बैठ के चर्चा कर रहे हैं जी। हम अब चर्चा कर रहे हैं कि यार ऐसा हो गया, किसी का कोई इज्जत नहीं हुई, हम बारात में गए, दूल्हा बने, ये किया वो सर, किया। इसको लकीर पीटना तो नहीं कहूंगा, ये मीडिया का दर्द है जो बताया जा रहा, बयां किया जा रहा है कि 9 साल से कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो कभी एड्रेस नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं किया, उसको किसी मीडिया की जरूरत ही नहीं है। अब आपने सही जगह पे हाथ रख दिया है कि दर्द है मीडिया का, ये भैया सब कुछ था पर कुछ नहीं हुआ यार। ये तो समझना पड़ेगा सर, दर्द है तो जी। नहीं, ये तो सीधी बात, आप ऐसा कहिए ना, विवाह करा दिया, हनीमून से मना करवा दिया गया। बेटा विवाह कर सकते हो, हनीमून नहीं होने देना। कर लीजिए। मेरा है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। अब कल को प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि मुझको पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, और मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, मैं पार्लियामेंट का अधिवेशन नहीं बुलाऊंगा, मुझको ये सब की जरूरत नहीं है। भाई तो साहब, क्या ये पार्लियामेंट बंद हो जाएगी और प्रधानमंत्री कार्यालय से ये देश चलता रहेगा? उसके लिए देश की जनता तय करेगी, वो पत्रकारिता नहीं तय होगा, उसके लिए देश की जनता तय करेगी। 75 आपको याद है, 75 में क्या हुआ था और 77 तक क्या हुआ? देश की जनता चुनती है, फिर वो जाएंगे 2024 में चुनाव होना है, देश की जनता को तय करने दीजिए ना, पत्रकार थोड़ा तय करेगा। अगर चुनाव सही हो, सही तरीके से और सही ढंग से हो, बिना किसी दबाव प्रभाव और पैसे के दबाव से हो, नहीं होंगे चुनाव सही होंगे तो उत्तर जनता बहुत बढ़िया देती है इस देश में। सही बात। अगर आप सही चुनाव करा लीजिए, ईमानदारी से सही चुनाव हो जाए, तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी जनता बहुत बढ़िया करती है। अगर नहीं तो फिर चाहेंगे आप जो चाहिए कर लीजिए, सारी चीजें आपके पास है, संवैधानिक सारी स्थितियां आप जिस हिसाब से करिए फिर कर लीजिए। अब एक ही मांग करिए ना, इस देश में सही चुनाव हो जाए, बस सारा काम खत्म हो जाएगा। आप इस देश में सही चुनाव करा दीजिए, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा कीजिए, सही फैसला दे देगी। अभी मऊ में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत गया, सही हुआ या गलत हुआ? सवाल सही गलत वहां की जनता ने जो किया, हम जनता को कैसे कहते हैं गलत किया? गुप्ता जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जितने चुनाव हुए सब गलत हो गए क्या? मैंने कभी नहीं कहा गलत हुए, हम कह रहे हैं सही चुनाव, अगर ईमानदारी से सही चुनाव हो जाए तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है, सब लोग लगे रहते हैं, पूरे देश की जनता है, उसको जो एक सेट प्रोसीजर है वो तो होता ही है, अडॉप्ट होता ही है ना। नहीं होता क्या है, आज आप लीजिए, आपकी सत्तारूढ़ पार्टी का परसेंटेज देख लीजिए और बाकी जो वोट इधर उधर गए वो भी देख लीजिए। अभी एक नई पार्टी बना के मध्य प्रदेश में खड़ी कर दी जाएगी और वो हर सीट पे वो चुनाव लड़ेगी। तो वोट जब बंटवा के तोड़ा जाता है, आपके घर के आदमी को तोड़ लें। अरे रावण की सत्ता को विभीषण ना मिलता तो कैसे तोड़ते? तोड़ा तो आदमी आपस के ही अंदर से होता है ना। हम चाह रहे हैं कि हम क्या डेमोक्रेसी, मीडिया अगर डेमोक्रेसी को बनाने में मदद कर दे रहा है तो ये उसका बहुत बड़ा योगदान है, जनसेवा है। जर्नलिज्म इज ए पब्लिक सर्विस। क्यों आप जो न्यूज ले रहे हैं, आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग सब जनता के हित के लिए, जनहित के लिए, लोकतंत्र के लिए, और लोगों का जिससे भला हो, सही बातों को सही आदमियों को पता लग जाए। बस हम अपने लिए, मैं अपने लिए, आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ भी हमको सूचना मिलती है, हम सबसे पहले दौड़कर उसको सूचना को जनता को बताने के लिए भागते हैं। इट इज ए प्रोफेशन ऑफ द टाइम। इसलिए हर अखबार का नाम देखोगे टाइम्स में रखा जाता था। टाइम्स ऑफ इंडिया हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, लंदन टाइम्स हो, एक्सप्रेस हो, मेल हो, मीडिया, ये सारी चीजें टाइम से जुड़ी थी। और हम टाइमली अगर अपनी जनता को कुछ बता देते हैं तो हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। Whatever we collect, whatever we gather, we immediately, ब्राह्मणों का काम कर रहे हैं हम लोग, जो पहले ब्राह्मण करते थे। हमने जनता से खबर ली, समाज से खबर ली,
और उसको अपना ज्ञान बुद्धि लगा के लौटा दिया। यही सबसे बड़ा ब्राह्मणों का काम था कि विद्या देना और विद्या लेना। हम सूचना लाते हैं भैया, उसको अपनी बुद्धि से लगा लुगू के आपको वापस कर देते हैं। लो भैया, ये आपके समाज की सूचना थी, मैंने अपना जो था योगदान लगा के आपके पास पहुंचा दिया। हमारा काम तो यही है ना यार। हम अपने काम से जब हट जाते हैं तो दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, हटा दिए जाते हैं, हट जाते हैं। हमारा मालिक नहीं करने देता, हमारी सरकार नहीं करने देती, हमारा कानून नहीं करने देता, बहुत सारी चीजें हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे प्रोफेशन पे बहुत बड़ा ऐसा दबाव आ गया है कि बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारे अंदर के लोग मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, सहमत हूँ। बीच का रास्ता निकालना चाहिए, कैसे निकले ये सब जांच, ये जो हम अपने मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को बचा के बढ़िया बनाना चाहते हैं। बताओ मैं क्या करूं? बिल्कुल, हम लोग क्या करें? हम लोग अगर हम ही लोग विवश आएंगे तो आम जनता, आम नागरिक क्या करेगा यार? ये देखो ना, हम लोग फंस गए हैं पता नहीं किस चक्रव्यूह में। हमें कितने बार अब बनना पड़ेगा? इसका सलूशन तो माथुर साहब बताए। कुछ बनाना चाहते मार डालो, पत्रकारों को मरवा दो, खत्म करो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कर लीजिए भैया, ठीक। वो सर कर ही रहे। अखबार बंद हो रहे हैं, टीवी बंद हो रही है, टीवी चैनल्स बंद हो रहे हैं। ये तो तरीका तो कर ही दिया उन्होंने, अडॉप्ट तो कर ही रहे हैं ना वो। हमको बताइए, ये क्या लोकतंत्र के अंदर रहे हैं, अपनी जनता के लिए यार काम करना चाहते हैं, अपना थोड़ा सा पेट भर जाए, जन सेवा हो जाए, इसी में निकले। जुनून होता है, पत्रकारिता तो जुनून का काम है ना। हम लोग करें तो क्या करें? ऐसे विवश बना के रख दिया गया। बताएं अब इसमें बताइए, प्रोफेसर लोग आपके यहाँ बैठे हैं, कुछ उसमें योगदान करें, वो इसका रास्ता निकलने का बता दो भैया। नई पीढ़ी को तो बता दो कम से कम। हम तो फंस गए हैं, नई पीढ़ी कैसे करे, हमारे बच्चे कैसा करे? आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर जनरेशन, नॉट फॉर माई सेल्फ। कुछ रास्ता निकले, कैसे निकाला जाए, बस। जी, आपकी क्या राय है? इस चक्रव्यूह से निकलने का क्या रास्ता है? मैं वही तो सबसे मिलके बैठ रहा हूं ना भैया। बताओ सारे मिलके हम लोग क्या करें? मैं तो खुद बता कि चक्रव्यूह में तो आ गए, फंस गए हैं। अब निकलने का रास्ता हम कैसे सोचें? क्योंकि हमारे आदमी बाहर भी खड़े हैं, हमारे आदमी हमारे अंदर भी बैठे हैं। हमें मारने वाले हमारे साथ भी हैं, ये मत सोचो। हमारे अंदर भी हैं हमारे ही हमें मारने वाले। पत्रकारिता में भी वो पत्रकार हैं जो हमें मारने पे उतरे हुए हैं। हम फंस चुके हैं। तो माथुर साहब, इससे निकलने का रास्ता बताइए। देखिए, ऐसा निकलने का रास्ता था, उसने कहा, एक महबूब ने अपनी प्रेमिका से कहा कि भैया मैं अगर सबसे ऊंची चोटी पे दुनिया में चढ़ जाऊं तो मुझे क्या दोगी? उन्होंने कहा धक्का। तो 2024 में तो जो धक्का देना है दे रहा है, लेकिन उससे पहले क्या करना है ये माथुर साहब बताएं। हिंदुस्तान की जनता को जागरूक हो जाए। हमारे देश की जनता जो चाहेगी हमें स्वीकार है। अगर वो कहती है सारे टीवी चैनल, अखबार सब कुछ बंद कर दो, अखबारों की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, मान लें, हम लोग प्रोफेशन छोड़ देंगे। हमारी जनता के साथ अगर कोई इंसाफ कर दे, सबसे बड़ी बात है। बस, वी नीड जस्टिस फॉर आवर पीपल, दैट्स ऑल। लेकिन सर ऐसा है कि जस्टिस जो है वो सिर्फ एक प्रधान के पास से तो नहीं मिलता। जस्टिस के लिए अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि इंसान को ये पता चले कि उसके जो अधिकार है उसका हनन हुआ है, तो ये बात तो पत्रकार उसको बताता है कि देखो भाई तुम्हारे अधिकार का हनन हुआ है। उसके बाद जो है वो न्यायालय है जहां पर के वो जाता है और वहां पर जो है न्यायालय ये कहता है कि हाँ भाई इसके अधिकार का हनन हुआ है और जिसने हनन किया है उसको ये सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद प्रशासन है जो उस सजा को इम्प्लीमेंट करता है। अब अगर कोई प्रधान ये बोले कि साहब मुझको लोगों ने चुन लिया है, अब मुझको जो है वो इन लोगों की जरूरत नहीं है कि कोई आदमी जो है लोगों को बताए कि तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझको कोई न्यायालय की जरूरत नहीं है जो कि उन लोगों को सजा दे जो कि अधिकारों का हनन करते हैं, और मुझको ऐसा प्रशासन चाहिए जो कि मेरे इशारे पे काम करे।
तो ऐसी सिचुएशन में एक इंसान की तरह, एक इज्जतदार इंसान की तरह जो है वो, क्या हम अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे? हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली जनरेशन क्या इस तरह के जंगल राज में जिंदगी गुजारेंगी माथुर साहब? नहीं, मुझे लगता है हम लोग सब्जेक्ट से भटक गए, और क्योंकि पत्रकारिता का मामला है और सब पत्रकार हैं, गुप्ता साहब पुराने पत्रकार हैं, पत्रकारिता के बहुत बड़े शिक्षक हैं, तो उनका इमोशनल हो जाना इस समाज में स्वाभाविक है। देखिए, दो बातें हैं। टेक्निकली कोई भी आदमी को मजबूर नहीं कर सकता प्रधानमंत्री को कि आप पैसे मिलिए और पैसे बात करिए। हमारे कोई अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री को मजबूर करें कि आप पैसे। समस्या क्या है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप जो है एक तो कानून है लिखित, दूसरा कन्वेंशन है जो परिपाटी चली आ रही है जिसको हम कहते हैं। आपको शायद पता हुआ कि इंग्लैंड का पूरा संविधान जो है वो लिखित नहीं है, वो कन्वेंशन पे चलता है, और संविधान से अलग हटके एक इंच भी आदमी नहीं जाता। तो हमारे ये परिपाटी रही है कि प्रधानमंत्री जो है वो प्रेस से मिलता आया है, प्रेस के सवालों का जवाब देता आया है, प्रेस वाले उनसे टेढ़े सवाल भी करते आए हैं, उसका भी मुस्कुरा के जवाब दिया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस परिपाटी को जो कर रही थी तो प्रेस वाले बात करते हैं प्रधानमंत्री और सबको उचित हो रहा है, ये बात है। अब सवाल ये है कि उसके बारे में हमने उनको कोई हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, लीगल काम किया है, नहीं मिलना चाहते प्रेस, ये बात है। लेकिन उन्होंने परिपाटी को तोड़ा। अब इस परिपाटी को तोड़ने का जो प्रजातंत्र पे क्या असर पड़ता है, कैसे पड़ता है, लोगों को ये जानने के लिए कि सरकार कैसा काम कर रही है, क्या सरकार के काम का विश्लेषण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सब बातों को जो है हमें आगे देखना है। तो मुझे लगता है ये है कि जो सारी समस्या है उसमें समस्या यही है मामला कि हम जो है क्या करना चाहिए, पत्रकार जो है इस चीज का विश्लेषण करें। जरूरी थोड़ी है कि आपको जो भी प्रधानमंत्री बोलते सुने वो, अगर G20 का जो शिखर सम्मेलन है कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, इससे भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ी या नहीं बढ़ी, कोई कह सकता है। क्या इस जो पैसा खर्च हुआ वो वास्तव में सार्थक रूप से खर्च हुआ या कुछ ऐसा चीजें हुई जो कि क्या करना चाहिए आप करते थे। तो ये सब बातों को कर सकता है एग्जामिनाइज, उसको करने के लिए उसको प्रधानमंत्री से बात करना भी आवश्यक नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि इंटरनेशनल प्रेस को और सारे प्रेस को कोई भी परिपाटी रही है, सरकार के मुखिया प्रेस से बात करते आए हैं, प्रेस के पैसों को कर देते आए, इसलिए बड़ा अजीब सा है। अच्छा, अब क्योंकि ऐसा है, जब बड़े नेता लोग मिलते हैं प्रेस से और प्रेस उनसे बात करता है तो एक जो पैटर्न बनता है उसको हम सिर्फ जो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं कहते, उसको एक लिबरल एटमोस्फेयर कहते हैं, उदारतावादी जनतंत्र। तो ये हम लोग जो है अभी तक उदारतावादी जनतंत्र के में रहते आए हैं। यही बात जो है देश के लोग करते हैं, चाहे अमेरिका की बात कर लीजिए, चाहे आप यूरोप की बात कर लीजिए, वो सब लिबरल डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि लिबरल डेमोक्रेसी की जो परिपाटी थी अब वो समाप्त हो रही है मोदी जी के उसमें, और शायद हम लोग जो है हम डेमोक्रेसी में तो है, टेक्निकली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ आने चाहिए आ गई है, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी वाला एटमोस्फियर जो है बहुत कम हो गया। और हमारी जनरेशन के पत्रकार जो है और नए पत्रकार जो है वो इस जो बदलते हुए वातावरण से अपने को एडजस्ट करने में बहुत असहज पा रहे हैं। सिर्फ यही समस्या। त्रिपाठी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो सिस्टम है हमारा, इसके अंदर एक जब इलेक्शन की प्रतिक्रिया होती है, आपने कहा कि भाई इलेक्शन में लोग जो है अपनी राय दें, तो उस वक्त जो है वो एक नेता लोगों के सामने आता है और वो बहुत सारे वादे करता है कि मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। तो अब जनता उसको जो है उसको अपना वोट देती है, मत देती है और वो सत्ता संभाल लेता है। अब वो जो वादे उसने किए थे वो उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, आम आदमी तो उससे नहीं पूछ सकता, लेकिन पत्रकार उससे पूछ सकता है। और जब पत्रकार पूछता है तो उसको मौका मिलता है कि वो बताए कि वो अपने वादों को कैसे पूरा कर रहा है। तो अगर कोई नेता ये बोले कि भाई मैं नहीं बताता, मेरी मर्जी नहीं है, मुझसे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं 2-2 घंटा 2.5 घंटे भाषण दे सकता हूँ पानी पी पी के,
लेकिन ये कि आपके 10 मिनट आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता, तो ये क्या एरोगेंसी नहीं है? इसको आप लीगली कुछ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ये एरोगेंस है कि नहीं है कि मैं जो है वो 2 घंटे भाषण तो दे सकता हूं, लेकिन 10 मिनट आपके प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए कि मैं आपको कुछ समझता ही नहीं, मुझको आपकी जरूरत नहीं है। ये क्या है? जी त्रिपाठी साहब आप बताएं। मेरा तो मानना ये भाई साहब कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसमें कुछ अच्छाइयां हैं, तभी तो देश की जनता ने उनको चुना है। तो अगर कुछ चुना है तो कुछ उनकी बुराइयों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें, मेरा मानना ये है। सर मेरा सवाल उनके डेडिकेशन, उनके प्रोफेसर गुप्ता साहब से है। आपके जवाब के साथ मैं एक सवाल भी कर लेता हूं, फिर आप अपना जवाब भी बताइए कि देखिए, अगर मेरे अंदर कोई खराबी है तो वो खराबी दूर कैसे होगी? वो खराबी तो उसी वक्त दूर होगी कि जब लोग मुझको बताएंगे और मैं उनको सुनूंगा। तो अगर मेरे अंदर एक अच्छाई है कि मैं बहुत अच्छा भाषण देता हूं और इसकी वजह से लोगों ने मुझको चुन लिया, अब मेरे अंदर जो खराबी है उसको लोग बता रहे हैं ताकि मैं उनको दूर करूं। मैं ये बोलता कि नहीं, अब मेरे को चुन लिया गया है, अब मैं 5 साल तक मैं अपनी कोई बुराई को दूर नहीं करूंगा और 5 साल तक आप मुझको बर्दाश्त करते रहिए, तो क्या ये एटीट्यूड सही है? देखिए, हेलो जी जी गुप्ता साहब फरमाइए। सवाल है चुन लेने का। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री चुना नहीं जाता है, एक बात। दूसरा, वो अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा बन गए हैं। अब पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ ये प्रणाली है ही नहीं कि प्रधानमंत्री भारत में चुना जाता हो। एक सांसद चुना जाता है, फिर पार्टी की मेजोरिटी, जोड़ तोड़, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मेजोरिटी आ गई और उस मेजोरिटी ने अपना नेता क्योंकि तय कर लिया और वो जो बन गया प्रधानमंत्री बन गया। तो ये कह देना कि प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना हुआ है, जनता चुनती है पार्टी को और मैनिफेस्टो को। और मैनिफेस्टो भी, आपने पहला सवाल उठाया था कि मैनिफेस्टो के कितने अंश पूरे किए गए, क्या हम एक ऐसा क्लॉज जोड़ सकते हैं पार्टी इन पावर में जो वादे किए गए थे दैट मैनिफेस्टो जमा करा दिया जाए उस मशीन के पास। एक ऐसी मशीन बने जैसे हम एक बच्चों का इम्तिहान लेते हैं बैंक के अंदर, एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं ABCD, उसमें सही उत्तर उसके अंदर होता है, कॉपी अंदर डालिए और जो सही उत्तर है वो दे देगा, बाकी आपका हटा देगा। मैनिफेस्टो के 25 बिंदु का मैनिफेस्टो मान लिया आपने ए पार्टी का बनाया, 25 बिंदुओं का ए असेसमेंट जितने हैं, उनकी जितनी रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये हमें एक फीडबैक, इलेक्शन फीडबैक की एक कोई ऐसी पॉलिसी बने कि वो बताए कि इस पार्टी ने 5 साल में अपने वादों का इतने % पूरा किया, इतना % अधूरा रह गया, इतना उनका बजट था, इतनी देश में इनकम हुई और इतना लोन लिया और ये स्थितियां थी और देश को इस स्थिति में अब छोड़ रही है और फिर पुनः लड़ रही है। ये है हमारे पास ये छोटा सा हिसाब अगर हिंदुस्तान की जनता में आ जाया करे कि ये कांग्रेस ने किया, ये बीजेपी ने किया, ये कम्युनिस्टों ने किया, सोशलिस्टों ने किया, इन्होंने ये वादे किए थे, यहाँ इनकी सत्ता थी, इतनी पूर्ति हुई, इतना इनको जब दिया गया, स्टेट की ये स्थिति थी, अब ये हट रहे हैं, स्टेट की ये स्थिति है। अब अगर आप इनको पसंद करते हैं दोबारा चुनिए, नहीं पसंद, ये सवाल ही नहीं हो कि ये स्थितियां हमको बता दे कोई। अगर ये स्थितियां अखबार बता दे या कोई सरकारी कोई तंत्र बतला दे या कोई इलेक्शन कमीशन जब बना हुआ है, तो कमीशन का ये कर्तव्य है कि वो जनता अपने देश के नागरिकों को जागरूक करता रहे। वो वोट देने के लिए तो कह सकता है वोट दीजिए, लेकिन किसको वोट दीजिए ये ना बताए, वो बताए कि आप ये पार्टियों की ये स्थिति है। मुझे पार्टियों के बारे में मैं कहां से ढूंढूंगा? मैं तो गांव का रहने वाला किसान हूं, मामूली आदमी हूं। मुझे बताएं कि हिंदुस्तान की क्या पार्टियां क्या क्या कर रही हैं, उन्होंने क्या क्या मैनिफेस्टो बनाए, कितने पूरे किए। आप कहते हैं कि लड़का ना 60% नंबर पाया, वो 45 पाया, वो 72% पाया,
वो 78 पाया, तो फिर आप कह देते हैं भाई इस वाले लड़के को नौकरी पे हम बुलाएंगे। तो जनता किसको रखे अपना एमपी? मुझे पता हो, मुझे मालूम तो कि ये एमपी क्या है, वो एमपी क्या है, वो एमपी क्या है, हमें बता तो दिया जाए कम से कम। स्टेशन है ना, इसका कोई तरीका निकालो ना भाई, कि हमें जिनको हम अपना नेता चुनने जा रहे हैं उसके गुण दोष तो बताओ। स्वयंवर रचती थी, लड़कियों का स्वयंवर होता था हिंदुस्तान में, हर राजा को उसकी तारीफ करने के लिए वो अपना एक चमचा ले जाता था वहां कवि, वो बताता था ये राजा इतना, इसका ये महल है, इसने ये विजय, इसने ये विजय किया, इसने बायोडाटा उसको सुनाता था। वो लड़की सुनती थी, सारे राजाओं का सुन के जो ठीक लगता था उसमें माला पहना देती थी। तो हम किसको चुने? चुनने के लिए हमें आपने उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं। इलेक्शन फार्म भरवा के रख लेता है कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे हैं, मैंने इतना रुपया खाया, मैंने वहां पकड़ा गया, मेरी इतने मेरे पर केस चल रहे हैं, मेरा इतना ये हो रहा है, ये है। लेकिन ये आता जनता के सामने आए ना, बाद में पता लगता है, ढूंढिए इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, तो उसमें पता लगा इस पे तो 34 केस आए, 293 वो लोग चुने गए हैं जिनके ऊपर हत्या के केस चल रहे हैं, फलाने आदमी ये चुने गए उन पर ये केस चल रहे हैं। ये बाद में पता लगता है, वो जीत के बैठ जाता है। तो जनता को जागरूक नहीं करेंगे तो ये दिक्कतें हमेशा आप भी, लोकतंत्र भी, मीडिया भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी भोगती रहे। चुनाव का जो पीरियड तय करें कि 15 दिन, एक जैसे कह रहे हैं वो एक रात के चुनाव एक फलाना, तो आप 15 दिन के लिए प्रधानमंत्री छुट्टी ले ले और वो अपने पार्टी का प्रचार करे। वो सरकारी तंत्र को यूज नहीं कर सकता ना। आप चुनाव में उतर रहे हैं, 5 साल के बाद तो जाके जनता में तो जाता ही है ना, 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव तो होता ही है ना, जनता उसको डिसाइड करने दीजिए ना सारी चीजें जो हम कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो किस जनता में किस रूप में जाता है। आप जाते हैं जीप पे चढ़ के, मैं जाता हूं हेलीकॉप्टर से, आप जाते हैं अकेले, मैं जाता हूं 10,000 पुलिस के साथ। जी जी, आप लड़ रहे हैं, वो इक्वल लेवल पे उतर के आइए, एज ए एमपी लड़िए ना वहां से चुनाव। देयर मस्ट बी ए 30 days in 5 years द प्रशासन विल बी गिवन टू ए पर्सन। इलेक्शन कमीशन को दे दो, राष्ट्रपति को दो, किसी को दो, उसके बाद सारे इक्वल लेवल पे लड़े ना आप चुनाव लड़े ना। मैं जाऊंगा इसमें तो अलग डिस्कशन होना चाहिए, नहीं डिस्कशन हम लोग कोई फैसला नहीं कर सकते ना। हमारे डिस्कशन करने से हम खाली अपना विचार रख सकते हैं ना। वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू डू दैट। लेकिन ये सुझाव है कि अगर ऐसा हो, सत्ता से दूर होके चुनाव लड़े सरकार, उस समय सरकार छुट्टी पर चली जाए। जी जी सर, ये एक बहुत सही ख्याल है, और ये अगर बात हो जाए तो लोग इक्वल लेवल पे जो है वो मुकाबला होगा और सही फैसला होगा। लेकिन इस तरह की ओपिनियन बिल्डिंग कौन करेगा समाज में? मतलब किसी अच्छी बात को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को ये बात समझाना कि ये अच्छी बात हमारे मिसिंग है और इसको हमको जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए ताकि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये इस सिलसिले में क्या कहते हैं गुप्ता साहब? सिविल सोसाइटी सर इसमें कुछ काम कर सकते हैं जी। सिविल सोसाइटी का बड़ा योगदान है। अब आप पर्यावरणीय देख लीजिए या फलानी और चीजें देख लीजिए, पानी का बचाव, जल बचाइए, ये सारी चीजें, ये देखिए, ये सोशल ऑडिट इज ए डिफरेंट ऑडिट, लीगल ऑडिट इज ए डिफरेंट, सोशल ऑडिट तो बहुत व्यापक और बहुत ही इसमें सेल्फ लोग ही कुछ आ सकते हैं, वो बात बनेगी, बहुत आसान नहीं है जो मैं बात कह रहा हूँ। इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल, इजीली प्रैक्टिकल, बट दैट इज ए आइडियल थिंग। मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव से पहले अब 1 महीने के लिए, 1 महीने में पूरे राष्ट्र के चुनाव करा लीजिए, राज्यों के, स्टेट के, जो भी करना, लेकिन 1 महीने सत्ता जो हो, सत्ता से वो अब जो 1 महीने के लिए वो अलग हो जाएं, ना उनकी सरकारी चीजों का उपयोग करेंगे, ना वो करेंगे, ना कुछ करेंगे, बस उसके बाद चुनाव लड़ा के देख लीजिए।
आपको मालूम हो जाएगा कि कितने पानी में कौन है। एक सांसद के रूप में आता वहां लड़े आदमी, एक सीएम भी एक विधायक के रूप में लड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। तो अगर ये हो नहीं, एमपी को तो गाड़ी नहीं मिलती ना, एमपी वगैरह को कोई गाड़ी नहीं मिलती सर, सरकारी सब छोड़ लिए जाते हैं, मंत्री को भी नहीं मिलती है, आप तो जानते होंगे इस बात को। क्योंकि प्रधानमंत्री का तो ऐसा नहीं कर सकते ना, प्रधानमंत्री तो उस समय प्रधानमंत्री रहता है देश का, उसको तो सारी चीजें जो सिक्योरिटी रहती है, सारी चीजें सांसद है, फिर कुछ और है। वो प्रधानमंत्री कहाँ से बनता है? सांसदों का अंदर का मुखिया है ना, हमारा देश का वो नहीं होता है ना। हमने तो देश में एक पार्टी को मत दिया है, वो अंदर जो दल के अपने नेता को चुन रखा है, एक विपक्ष वालों ने चुन रखा है, एक सत्तारूढ़ वालों ने चुन रखा है। और सत्तारूढ़ ने जो चुन रखा है वो विपक्ष वालों को कह रहा है तुझे खाने पे भी नहीं बुलाएंगे हम, क्या कर लेगा बे भाई, अगले को तो भोजन में भी नहीं बुलाता। खत्म हो गई स्थिति। बाकी क्या जो मीडिया की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अरे मैं हूं ना, मैं हूँ, आप विपक्ष के नेता, मैं सत्ता का नेता हूँ, नहीं बुलाता खाने पे, हटाया छोड़, उसको बुलाएंगे, बाहर कर इसको, वो बाहर बैठा। तो जब यहाँ तक हो है कि भैया तुझे खाने पे नहीं आने देंगे, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? स्थितियां देखिए ना सर, मजाक बना रहा है, मजाक है, ये खेल हो रहा है। आप ट्रेडिशन की, माथुर साहब बात कर रहे हैं कि एक ट्रेडिशन होता है, एक परंपरा होती है। बहुत देशों का 5 पेज का, 7 पेज का, 8 पेज का संविधान है और वो देश चल रहे हैं। आपका तो सबसे बड़ा संविधान है दुनिया, उसको भी किनारे लगाने पे लग गया है देश, जो चाहे जिसके मन में आ रहा है कर रहा है। बाकी के आदमी भी तो हैं। अच्छा, ये इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, आर्थिक सम्मेलन था, ये कहाँ था आपका फाइनेंस मिनिस्टर? कुछ विदेशी मुद्दे थे, कहाँ थे? एनवायरमेंट के मुद्दे थे, क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फाइनेंस मिनिस्टर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सभी लोग तो थे वहाँ, सारे मंत्री थे उधर। तुम चलो जाओ, करो, गेट पे खड़ा कर दिया उसको, गेट पे अपना जाओ उधर देखो, तब चलो। नहीं गुप्ता जी, इतना नाराज नहीं होना है सरकार से, सरकार चलती है सरकार की तरफ से, इतने नाराज बदलाव को लेकर के आप कर सकते हैं। we believe in democracy। देखिए अनपढ़ों को, मैं यहाँ समय इतना नहीं है, तो नेहरू जी पहले इलेक्शन का मैं एक उदाहरण दे दूं, अगर आप 1 मिनट का समय दें, उसके बाद मुझे भी जाना है। 1 मिनट का उदाहरण ये है, हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार है, 1952 का समय है, एडिटर हैं दुर्गादास, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, लौट के आते हैं और उनका एडिटोरियल है नेहरू द बुल। नेहरू द बुल, बुल कहते हैं बिजार तो बैल, वो उन्होंने आके लिखा, एडिटोरियल है हिंदुस्तान टाइम्स का। तो उन्होंने लिखा कि आपने जितने, तो सवेरे उन्होंने एडिटोरियल देखा, प्राइम मिनिस्टर तो अखबार पढ़ता था ना तब का, खाली देखता नहीं था, वो पढ़ता भी था। तो उन्हें पूरा पढ़ा और दुर्गादास को सीधा फोन करता है, प्राइम मिनिस्टर एंड द एडिटर ऑफ द कंट्री, दे हैव ए डायरेक्ट हॉटलाइन। फोन किया, अरे भाई तो ये कैसे भाई आपने वो लिखा? उसने कहा कि जब मैं गया वहां घटना क्या हो गई थी कि एक अनपढ़ गांव की महिला गई, उन्होंने कहा भैया राय देनी है हमको, राय माने वोट। तो उसने उसको दिया, उन दिनों एक मिलता था, एक टिकट मिलता था, वो डालना होता था, ढेर था। तो उन्होंने कहा कि ये लो वोट। उन्होंने कहा अरे वो पंडित जी के दे हो, मतलब वहां की भाषा में बोले मैं पंडित जी को देना है, नेहरू जी को। तो उसने कहा नेहरू जी यहाँ के खड़े नहीं हुए हैं। तो वो कहने लगे फिर ये मुझे नहीं देना है, वो तो बता रहे हैं सब नेहरू जी खड़े हुए हैं। तो वो वोट वापस देने लगी। अब और वहीं बाई चांस तब तक जवाहरलाल जी भी, उन दिनों कोई पहचानता नहीं था, शक्लें वकलें बहुत ज्यादा, अधिकारी भी नहीं जानते थे, लोग भी नहीं जानते। नेहरू जी वही है, दुर्गादास वही है, 2 और पत्रकार है, 3 पत्रकार गए। तो वो लौटा दे रही है अपना वोट, वो अपना वोट लौटा दे रही है। और उसके बाद फिर अंत में क्या किया जाए, तो वो जो पोलिंग ऑफिसर था वो आया, कहला माता जी बोले ये ले लो।
तो उसने कहा आप वहां वो डिब्बे रखे हैं उसमें डाल दीजिए। अब कैसे बताए? बोले कि भैया हमारे गांव में बोले हैं मिश्र जी कि हम तो नेहरू जी को वोट देंगे। तो बोले नेहरू तो यहाँ से खड़े नहीं हुए हैं। तो बोला फिर हमको नहीं देना है, ये वापस ले लो। तो वो कह रहा है कि अब वो इलेक्शन कहला हाँ अच्छा पंडित जी को, बोले हाँ। अरे बोला वो जो देखो यहाँ देखो सारे हर डिब्बे पे जो बैल है ना, बैल जिसपे उन दिनों 2 बैलों की जोड़ी है, बैल वही नेहरू है। कहने लगा जो बैल है वही नेहरू है। तो वो अपना टिकट देके वो जाती है, वो गोरी के पीछे देखते हैं डिब्बे रखे हैं, किसी पे पेड़ है, किसी पे झोपड़ी है, किसी पे धनुष बाण है, किसी पे घुड़सवार है, किसी पे 2 बैल छपे हुए हैं। तो हाँ, और आगे कहती है कहा है मर्दुआ हमसे कह रहे कि नेहरू जी नहीं है, तो बैल थे ना वहां। कह के चली गई बुढ़िया। और वो आगे भी दुर्गादास ने लेख लिखा नेहरू दी बुल। तो मैं बतला रहा हूं कि वो घनिष्ठता मीडिया की कल नया है, 52 का पहला चुनाव है, हमारी जनता अनपढ़ है। उन्होंने लिखा कि कैसे दे टेक द डिसीजन, व्हाई आई हैव गिवन द राइट टू वोट टू इलिटरेट पीपल ऑफ इंडिया। नेहरू का एक पढ़िए था बात। हमारा देश है ना लोकतंत्र बना रहे, हम तो ये चाहते हैं मोदी जी रहें, मोदी अच्छा करें, लोकतंत्र लोग उनके साथ हैं, जनता पसंद करती है, वेलकम। वो भी जनता को पसंद करें, वो भी जनता को पसंद करें। तो बहुत सारी बुनियादी किस्म की बात जो हमारे सिस्टम के ताल्लुक से और इसके इम्प्रूवमेंट के ताल्लुक से आप सब लोगों ने की, आप लोगों ने इसके लिए समय निकाला, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हम लोग आइंदा भी इस तरह पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।